इतिहास के बारे में ये बात कही जाती है कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक ये है कि उससे कोई सबक नहीं सीखता। तो जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते, तो वो क्या करते हैं कि इतिहास को दोहराते हैं, ये उनकी सज़ा है। और इसीलिए लोग कहते रहते हैं कि भाई इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है, यानी जो गलतियाँ पहले वालों ने की, वही गलती बाद वाले करते हैं और फिर वो जो सज़ा पहले वालों को मिली थी, वो सज़ा बाद वालों को मिलती है। तो ये जो 3 लाल और वो बेहाल वाला जो आपने आज शीर्षक रखा है, ये दरअसल वही इतिहास की सज़ा पा रहे हैं ये लोग। तो अगर हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, तो हरियाणा में 1968 में पहली जो है वो क्षेत्रीय दल बना था। इत्तेफ़ाक से उसके जो फाउंडर थे, हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी के, वो कोई लाल नहीं थे, बल्कि राव वीरेंद्र सिंह थे। तो उन्होंने 1968 में ये जो है वो क्षेत्रीय दल बनाया और 39 सीटों पर उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और उनको 12 सीटों पर कामयाबी मिली। इसके बाद ये हुआ कि इमरजेंसी के बाद 1978 में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया। इस तरह से एक जो क्षेत्रीय दल पहली बार बना था हरियाणा में, उसका अंत हो गया, उसका अंतिम संस्कार हो गया आप कह सकते हैं। दूसरा मामला आया है 1996 में एक साथ 2 क्षेत्रीय दल बने। एक क्षेत्रीय दल तो बनाया चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल ने जो पार्टी शुरू में बनाई थी इंडियन नेशनल लोकदल, बाद में 1974 में उन्होंने जो है वो भारतीय लोकदल के नाम से पार्टी बनाई और 1982 से 87 तक वो जो है वो सिर्फ लोकदल के नाम से वो चुनाव लड़ते रहे और 1996 में जाकर के वो जो उनकी पार्टी थी वो आज भी चल रही है इंडियन नेशनल लोकदल। 1996 में ही बंसीलाल ने जो है वो कांग्रेस से अलग हुए थे 1991 में और उन्होंने 1996 में हरियाणा विकास पार्टी बनाई और पहले जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा 33 सीट पर और उसके बाद पहली बार बीजेपी को एंट्री मिली है हरियाणा में, वो ये इनकी बदौलत है बंसीलाल की। उन्होंने बंसीलाल के साथ मिलकर सरकार बनाई और बीजेपी को पहली बार सत्ता भोग करने का मौका मिला। उसके बाद शराबबंदी के मुद्दे पे मतभेद हो गया तो 1999 में जाके ये गठबंधन टूट गया। 2004 में राव वीरेंद्र सिंह की तरह बंसीलाल ने भी अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया और बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी भी खत्म हो गई। अब 2007 में आकर के हरियाणा जनहित कांग्रेस बनती है और ये भजन लाल बनाते हैं और भजन लाल जो है वो 2009 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं 2 साल बाद और उनको 6 सीटों पर कामयाबी मिलती है। लेकिन ये कि उनके 5 एमएलए कांग्रेस में चले जाते हैं, तो वो अकेले बच जाते हैं और उसके बाद वो अपनी पार्टी को कांग्रेस में डाल देते हैं। तो इस तरह से आप ये देखें कि ये जो 4 क्षेत्रीय दल बने थे, उसमें से 3 तो कांग्रेस में जाकर के जम हो गए, कांग्रेस में विलय हो गया उनका और अब उनका कोई अपना पहचान नहीं है, उनका कोई अपना वजूद नहीं। लेकिन जो देवीलाल का पक्ष है, वो आज भी ज़िंदा है। लेकिन देवीलाल का मामला ये है कि उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला, जिनकी उम्र अभी 90 साल है, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। 1970 में पहली मर्तबा उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक बने, उसके बाद 7 बार वो विधायक चुने गए और 5 बार उनको जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कम लोग होंगे भारत में जिन्होंने कि 5 मर्तबा शायद नीतीश कुमार होंगे इसलिए कि वो बार-बार पार्टी बदलते रहे। लेकिन ये कि इन्होंने अपनी पार्टी में रह के 5 बार जो है वो मुख्यमंत्री बने और इस तरह से एक बहुत बड़ी पार्टी थी। आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने 39 सीटें तक वहाँ पर जीती थी। तो ये एक चौटाला का इतिहास है। चौटाला के 2 बेटे, एक अभय सिंह और एक अजय सिंह।
तो जो अभय सिंह है वो तो किसी से डरते, उनका नाम ही रख दिया उन्होंने अभय सिंह। तो वो ज़रा गरम दिमाग के। तो गरम दिमाग के होने की वजह से वो पार्टी को अपने साथ नहीं रख सके। इसमें देखिए यहाँ पर आकर के हमको एक इतिहास का सबक ये मिलता है कि अगर पार्टी में विचारधारा ना हो, अगर पार्टी सिर्फ वंश तक हो और पार्टी का लीडर गरम दिमाग का हो, लोगों को अपने साथ नहीं रख सके, तो फिर उसके कार्यकर्ता छँट जाते हैं। तो अभय सिंह आज भी आईएनएलडी के जो है वो मुखिया हैं, सांसद भी हैं, लेकिन ये कि वो पार्टी को अपने साथ अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ के नहीं रख सके। जो उनके दूसरे भाई हैं अजय चौटाला जो पूर्व सांसद हैं, वो उनका बेटा जाकर के बगावत करता है अपनी पार्टी से, दुष्यंत चौटाला और वो एक नई पार्टी बनाता है जेजेपी। तो जेजेपी अब देखिए अभय सिंह ने क्या किया कि अपने लोगों को नाराज कर दिया, लेकिन उनको जो है वो दुष्यंत चौटाला में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। और आप देखिए कि एक नौजवान आदमी है, पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रहा है और मोदी का इतना ज़ोर है, कांग्रेस तो वहाँ है ही है, उसकी जड़ें हैं। इसके बावजूद पहली ही बार में दुष्यंत चौटाला को 10 सीटें मिल जाती हैं और दुष्यंत चौटाला के सामने दोनों अपॉर्च्युनिटी मौजूद है। वो कांग्रेस के साथ जाएँ तो भी वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएँ तो भी वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और जिसमें वो जाएँगे उसकी सरकार बनेगी। ये सिचुएशन थी पिछले 2019 के चुनाव के बाद। लेकिन दुष्यंत चौटाला डर गए। यानी उनके जो दादा थे, देवीलाल, उनकी खूबी ये थी कि वो किसी से डरते नहीं थे, इसीलिए वो जो है प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनका जो पोता है दुष्यंत वो डर गया। उसको ये लगा कि अगर मैं कांग्रेस के साथ चला जाऊँगा, तो अमित शाह ये करेंगे कि मेरे विधायक को तोड़ लेंगे और मेरे विधायकों को तोड़ करके जो है वो अपने साथ ले जाएँगे और फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मुझको सत्ता भी नहीं मिलेगी और पार्टी भी चली जाएगी। इस डर से दुष्यंत चौटाला चले गए बीजेपी के साथ। लेकिन अब जिन लोगों की सोहबत में आप रहते हैं, तो वही चीज़ें आपको अपनानी पड़ती हैं। उसके जो दोष गुण सब जो है वो आपके अंदर आते हैं। इत्तेफ़ाक ये हुआ कि इस इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद किसानों की इतनी बड़ी जो है वो आंदोलन चला और इनके लिए मैं बताऊँ आपको कि सुनहरी मौका था। उस वक़्त अगर वो किसानों के आंदोलन के वक़्त अपना जो समर्थन है, वो वापस ले लेते और बीजेपी की सरकार अगर नहीं भी गिरती, तो भी आज जो है वो किसानों के दिल में उनके लिए जगह होती। आज फिर एक मर्तबा अगर उनके विधायक टूट भी जाते, तो भी जो है लोग उनको नहीं जिताते, दुष्यंत को जिताते और दुष्यंत को जो है एक बड़ी पार्टी बनाते। आज वो डिप्टी सीएम से सीएम के उम्मीदवार बन सकते थे। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए उसूल, इसके लिए आपको चाहिए विचारधारा, इसके लिए आपके अंदर चाहिए हिम्मत, इसके लिए आपके अंदर चाहिए त्याग, कि आप जो है वो अपनी जो पोज़ीशन है, उसको जो है वो त्याग कर सकें। लेकिन अगर किसी लीडर में ये सब चीज़ें नहीं है, तो उसका हाल दुष्यंत चौटाला की तरह होता है, कि एक-एक करके उसके साथी भी चले गए। और आज जो है उनका ये हाल है कि ना वो बीजेपी के साथ हैं, ना वो कांग्रेस के साथ हैं। यानी वो जो धोबी के वाली जो कहावत है, वो पूरी तरह से दुष्यंत चौटाला के ऊपर आकर के फिट हो जाती है। और आईएनएलडी भी कोई कमज़ोर नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है। चौटाला के जो बेटे हैं अभय सिंह वो विधायक बन जाएँगे, लेकिन ये कि वो कोई फ़ोर्स नहीं बनेगी। तो इसमें जो हमारे लिए सबक है और तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए सबक है, वो ये है कि नज़दीक का फ़ायदा उठाने के लिए दूर का नुकसान नहीं करना चाहिए। अपनी विचारधारा से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। अपने पोज़ीशन को और अपने ओहदे को त्याग करने का जोश और जज़्बा या हिम्मत होनी चाहिए। तभी आप जो है वो सियासत में या राजनीति में रह सकते हैं, तभी लोगों के दिल में आपका सम्मान रह सकता है, तभी लोग आपको जो है वो अपना लीडर मान सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया, तो आपकी लीगेसी कुछ भी हो, लोग देवीलाल को भूल जाएँगे, लो चौटाला को तो कोई ख़ास याद रखने की ज़रूरत नहीं है और फिर आपकी वही हालत होगी, जो कि आज ये तीसरे लाल के
सबसे छोटे लाल की है। तो मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा में जो कुछ हुआ है, वो भारत में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उनके लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है और अगर वो इसको अपने सामने रखेंगे, तो अपने आप को तबाह और बर्बाद होने से बचा सकेंगे और अगर नहीं रखेंगे, तो जो तबाही उन पे आई है, वही तबाही जो है वो सब पे आएगी इसलिए कि प्रकृति का जो नियम है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। जो आदमी गलत रास्ते पे चलता है, तो वो गलत मंज़िल पर पहुँचता है। धन्यवाद। सलीम साहब, आपने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे लगता है कि शायद हरियाणा के मतदाताओं को भी ये याद नहीं होगा कि कब से रीजनल पार्टीज बननी शुरू हुई और कब से वो आगे बढ़ी और क्या क्या हुआ। मुझे लगता है कि आपका जो कुछ आपने बोला है, वो जो रीजनल पार्टीज हैं उनको टैग कर दिया जाना चाहिए, तो शायद कुछ सबक जो है सीखने की बात हो। लेकिन क्योंकि आपने बातचीत जो की है, मैं उसमें एक ये बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो पहले आजादी के पहले, मतलब आपने आजादी के बाद का कहा, आजादी के पहले भी एक पार्टी बन गई थी, सर छोटू राम ने बनाई थी। और सर छोटू राम ने जो पार्टी बनाई थी वो 1937 के अंदर ही उसने मेजॉरिटी अपनी बना ली थी और वो भी अंग्रेजों को चुनौती दे करके। मतलब किसानों की पार्टी अगर पहली कोई बनी देश के अंदर जिसने की सत्ता हासिल की और सामने कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, है ना, उसके को चुनौती दे करके, तो वो सर छोटू राम की पार्टी थी। उसके ऊपर मैं केवल इतना बताना चाहता हूं क्योंकि जो पंजाब जो हरियाणा के अंदर मतदाता हैं, किसानी करने वाले, उनकी बहुत बड़ा रोल है। तो उनको ये बात याद रहना चाहिए कि जो काम करके गए, मुझे लगता है कि देश के अंदर कोई दूसरे व्यक्ति नहीं कर पाया। 1934, मतलब सोचिए, मतलब उन्होंने 38 के अंदर जो है वो साहूकार बिना पंजीयन के कर्जा नहीं दे सकता। साहूकार पंजीयन एक्ट 1938 वो उन्होंने लागू कराने का काम किया। जो जमीनें गिरवी रखी हुई थी उनको वापस कराने का काम किया, जिनकी नीलामी कुड़की हो गई थी, वो 38 के अंदर। पहली बार कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938 के अंदर उन्होंने बनाने का काम किया। मतलब जब सरकार कोई आती है और वो किसान की सरकार होती है तो क्या कुछ कर सकती है, वो भी अंग्रेजों के जमाने में, ये एक बहुत बड़ा विषय है जो लोगों को जानना और सीखना चाहिए। फिर उसके बाद में व्यवसाय श्रमिक अधिनियम, जिसमें बंधुआ मजदूरी के ऊपर रोक लगवाने का काम किया। फिर पहली बार हम लोग तो कर्जा माफी की बात आज भी कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के लोग 1934 के से उन्होंने जो आंदोलन अपना शुरू किया था, तो उसके बाद में उन्होंने उसका बाकायदा अधिनियम बनवा लिया और ये तय हो गया कि जिस व्यक्ति ने अपना जो कर्जा लिया था उससे दुगना अगर उसने वापस कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली कर्जा मुक्त घोषित हो जाएगा, जिसे दाम दो पटका सिद्धांत कहते हैं, जिसको अंग्रेजों ने भी स्वीकार कर लिया था